हेलो हाय गाइस। हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेन की आलोचना मेरी साहित्यिक मान्यताएं पार्ट 1। इसका पार्ट 2 नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ कि इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपने देखी होगी और आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए, आज का हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने लास्ट पैराग्राफ यहाँ तक कर लिया था कि अभिव्यक्ति वामन नहीं है। अर्थात अभिव्यक्ति जो है, क्या वमन मतलब कि अपने शरीर से निकाल देना, उसे अलग कर देना, ऐसी स्थिति नहीं है। उसे केवल अपने आत्म अभिव्यक्ति का वो माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था। फिर इसी प्रसंग में मुझे कवि पंत, वो पंत सुमित्रानंद पंत की बात करते हैं, जो कि छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं, ठीक है। उनके बारे में बात करते हैं कि पंत का एक कथन अनायास ही स्मरण हुआ था, ठीक है, उन्हें याद हुआ था। उनका मंतव्य था, यानी कि उनकी बात थी, यानी कि उनका ऐसा मानना था कि काव्य में अनुभूति के मुख्य और कल्पना को गौण मानना समीचीन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे खतरनाक वर्ड डाल देते हैं कि हमें उसकी मीनिंग पता होती है नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पंत जी हैं उनका मंतव्य अर्थात उनका मानना ऐसा है कि काव्य में अनुभूति को मुख्य, अनुभूति क्या होती है कि जो हम फील करते हो, कहीं ना कहीं हमें बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही होती है कि ऐसा होने वाला है, अनुभूति, ठीक है। हमें अनुभूति हुई है इस बात की कि हमें कुछ ऐसा होने वाला है। तो अनुभूति क्या होती है, अपने आप अंदर से एक फीलिंग आती है ना। और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, जिसमें हम जानबूझ के उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। कल्पना में ये होता है ना, हम उसमें क्रिएट करते हैं उसे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अनुभूति को मुख्य और कल्पना को गौण मानना समीचीन नहीं। समीचीन का अर्थ होता है उचित नहीं है। ऐसा सुमित्रानंद पंत का यहाँ पे बात है। उनका ऐसा मानना है कि काव्य में अनुभूति को मुख्य मानना और कल्पना को गौण, ठीक है, ऐसा मानना अच्छी बात नहीं है। उनका ऐसा मानना है क्योंकि जो काव्य में अनुभूति है वो मुख्य हो चाहे ना हो, लेकिन वो उसमें है। लेकिन कल्पना को गौण, यानी कि गौण मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, कि वो उसमें होकर भी नहीं है, ये सही बात नहीं। क्योंकि कल्पना जो होती है काव्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि कवि जो होता है अपने रियल लाइफ में से वो कुछ तत्व लेता है या फिर कुछ एक्सपीरियंस लेता है, फिर उसके आधार पे वो कल्पना क्रिएट करता है ना। कवि का ये कार्य होता है कहीं ना कहीं क्रिएट करके अपनी रचना को रचता है। तो यहाँ पे कल्पना को गौण मानना अच्छी बात नहीं है। ऐसा किसका मत है? पंत जी का मत है। कुछ अन्य कलाविद यानी कि अन्य कलाविद मतलब विद्वान जो भी अन्य हैं कलाविदों की तरह वे शायद अनुभव और अनुभूति में भेद करते हैं। वे कौन? यहाँ पे कवि पंत के बारे में कह रहे हैं कि वे अर्थात पंत जी शायद अनुभव, अनुभव यानी कि अनुभव करना। किसी का अनुभव होता है, 25 साल का अनुभव है मेरा, ठीक है, तजुर्बा है कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे ही होगा। तो एक अनुभव जो कि बहुत ही लंबे टाइम से उन्होंने किया है, एक्सपीरियंस। अनुभूति यानी कि फील होना, ठीक है, अपने आप फीलिंग आती है। अनुभूति जो किसी को देख के समझ के सुन के जो अनुभूति होती है उसे अनुभूति कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भेद करते हैं। कौन भेद करते हैं? सुमित्रानंद पंत जी इन दोनों में भेद करते हैं। वो क्या कहते हैं कि लौकिक जीवनगत अनुभव है, ठीक है। लौकिक जीवन, जो लौकिक जीवन जो बिताया गया है, समझ में आया ना। लौकिक जीवनगत क्या है? अनुभव है। और कलात्मक अनुभव अनुभूति है, ठीक है। कलात्मक जो कला के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वो अनुभूति है, जिसके अंतर्गत सुंदर कल्पनाएं भी आती हैं, ठीक है। मीनिंग आ गया ना समझ में? अनुभव और अनुभूति में यहाँ पे अंतर बताते हुए इन्होंने उस अंतर को एक्सप्लेन भी किया है कि जो लौकिक जीवन है, यानी कि हम जिस जीवन में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे हम जो कुछ अपने जो टाइम बिताते हैं, फिर इसके थ्रू हमें जो एक्सपीरियंस या फिर जो हम महसूस करते हैं, जो हमें तजुर्बा हो जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो वो अनुभव कहलाता है। और कलात्मक अनुभव, ठीक है, किसी अपने ही मन में दिमाग में क्रिएट करते जाना। वो जब अनुभव थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँच जाता है तो वो अनुभूति कहलाती है, ठीक है। कि कोई सिचुएशन घटित हुई है और हमने उसके बारे में क्रिएशन किया है कि जरूर ये ऐसे 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 हुई है, तो कहीं ना कहीं अनुभूति कहलाती है। कि मेरे को बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये हो ना हो इसी इंसान ने किया, ठीक है, तो वो अनुभूति। तो यहाँ पे दोनों का अंतर बता दिया, ठीक है, कि अनुभूति के अंतर्गत सुंदर कल्पनाएं भी आती है। चूंकि अनुभूति होती तो कहीं ना कहीं वो कल्पनाएं भी करता है ना। तो यहाँ पे आप सबने एक बात नोटिस की, जब स्टार्टिंग में नगेन जी क्या कह रहे हैं कि नगेन जी कह रहे हैं
कि जो कवि और जो पंत है उनका मानना है कि अनुभूति और कल्पना क्या है, दोनों अलग अलग है। उनका ऐसा मानना है कि अनुभूति को वो कहीं ना कहीं मुख्य मानते हैं और कल्पना को कौन मानते हैं, कौन, कवि और पंत जी। वे शायद अनुभव और अनुभूति में अंतर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि कौन, पंत जी जो है अनुभव और अनुभूति में अंतर करते हैं। और वही ये आगे जाके कह रहे हैं कि जो लौकिक जीवन कहते हैं वो अनुभव है और जो कलात्मक अनुभव है वो अनुभूति है। ठीक है, तो वो अनुभव और अनुभूति कहीं ना कहीं इन दोनों में वो एक डिफरेंस डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे जाके कह रहे हैं कि ये जो कलात्मक अनुभव है, अनुभव जो कि अनुभूति कराते हैं, इसके अंतर्गत सुंदर कल्पनाएं आती हैं। और सुंदर कल्पनाएं जो है वो अनुभूति से तो अलग है ना। लग रहा है मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बात यह है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर नगेन जो है वो पंत की इस बात से सहमत नहीं है। वो अनुभव, अनुभूति, कल्पना इन सबको अलग अलग मानते हैं, लेकिन वो कवि पर पंत जी की बातों को कहीं सहमत नहीं हो पा रहे हैं। वो कल्पना को ठीक है स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन अनुभूति और अनुभव को भी वो स्वतंत्र मानते हैं। वो अनुभूति के अंतर्गत कल्पनाओं को ऐड कर रहे हैं। फिर आगे वो जो कवि और पंत है उनकी एक यहाँ पे लाइन रखते हैं कि तुम समर्पण से भुजाओं में पड़ी हो, जैसे मासल और अनपढ़ लौकिक अनुभव की अपेक्षा मानव के स्वर्णिम भविष्य की ओर चीर सुंदर की कल्पना या कल्पनात्मक अनुभूति अधिक काव्योचित है। यह तर्क मेरे मन में नहीं बैठता। गैस कहीं ना कहीं जो डॉक्टर नगेंद्र है वो पंत जी की इन बातों से सहमत नहीं है। वो एक्सप्लेन भी करे लेकिन उनकी बात से वो सहमत नहीं है, क्योंकि अनुभूति जो है कहीं ना कहीं कल्पना का सहारा ले रही है। और जो डॉक्टर पंत, जो कवि पंत है, उनकी जो विचारधारा है उसमें अनुभूति अलग है और कल्पना अलग है। तो डॉक्टर नगेन को इनकी बातें सहमत नहीं हो रही, इसलिए वो उनके एग्जाम्पल भी रखते हैं कि तुम समर्पण से बुझाओ में पड़ी हो। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अनुभूति भी है और कहीं ना कहीं इसमें कल्पना भी है। फिर वो आगे कहते हैं जैसे मानसन और अनपढ़ लौकिक अनुभव की अपेक्षा मानव के स्वर्णिम भविष्य या किसी चीज सुंदर की कल्पना या कल्पनात्मक अनुभूति अधिक काव्योचित है। अर्थात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव का स्वर्णिम भविष्य यानी कि मानव का जो सोने जैसे चमकता हुआ जो भविष्य है, या फिर ये कहे कि वो चीर सुंदर की कल्पना है। ठीक है, यानी कि बहुत ही आगे की सोची गई बहुत ही सुंदर कल्पनाएं हैं। मनुष्य का भविष्य जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। या फिर ये कहे कि कल्पनात्मक, ठीक है, जो कल्पना में गढ़ा गया है, अनुभूति है उसमें और वो अधिक काव्योचित है और वो काव्य के लिए उचित भी है। यानी कि कहीं ना कहीं अनुभव, जो लौकिक अनुभव है, लौकिक अनुभव की अपेक्षा कल्पना ज़्यादा अधिक उचित है। और ऐसा जो है ये बात जो कि पंत जी की बात है, और ये कहीं ना कहीं डॉक्टर नगेन को एक्सेप्ट नहीं है, वो मानते नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुभूति जो है कल्पना से कनेक्ट हो रही है, और जो पंत जी हैं उनकी विचारधारा में अनुभूति और कल्पना दोनों अलग अलग है। कल्पना के पीछे जब तक अनुभूति की शक्ति नहीं रहती तब तक वह घट में नहीं उतरती। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वही बात रखी कि कल्पना के पीछे कहीं ना कहीं अनुभव होता है, कहीं ना कहीं इंसान को अनुभव होता है, फिर अनुभव के आधार पर कल्पना करता है ना। तो कहीं ना कहीं कल्पना और अनुभव जो है दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो वो कहते हैं कि तब तक वह कौन, यानी कि काव्य जो है वो घट में यानी कि वो एक रूप प्राप्त नहीं कर पाता है, वो हवा में तैरती रह जाती है। मानव के सुख दुख की सह अनुभूति, ठीक है, मानव सुख दुख की सह अनुभूति यानी कि जो मनुष्य सुख और दुख सहता है उन दोनों की समान रूप से जो उसे अनुभूति होती है, उस अनुभूति के ऊपर आश्रित है मधुर तिक्त। देखो एक वर्ड होता है रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, और ये तिक्त क्या है, उसी का मिलता वर्ड है रिक्त तिक्त। तिक्त का मतलब भरा हुआ, ठीक है, मधुर तिक्त यानी कि जो मधुर मधुर सपनों से, कल्पनाओं से, अनुभूतियों से भरा हुआ है तिक्त, ठीक है, भरा हुआ है चित्रों में। जो कवित्व है, कवित्व यानी कि जो कवि रचना करने वाला है वह उसके ऊर्ध्व विकास के भव्य कल्पना में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जितने भी सुख दुख है, गाइस यहाँ पे जो सेंटेंस है वाक्य, इसकी जो मीनिंग है एकदम सिंपल है, लेकिन उन्होंने इतने खतरनाक वर्ड इसमें डाले हैं, इसलिए इस शब्द को ज़्यादा इन्होंने लंबा खींच लिया। बस छोटी सी बात होती है, उसे बड़ा चढ़ा के इनको लिखने का शौक होता है और कुछ नहीं। अगर हम बैठ के इसमें अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मानव के सुख दुख की जो सह अनुभूति है उसके ऊपर आश्रित है मधुर तिक्त चित्र, और उस चित्र में जो कवित्व है वह उसके ऊर्ध्व विकास यानी कि वह उसके बढ़ते हुए विकास की भव्य कल्पनाओं में नहीं है।
ठीक है। यानी कि वो कहीं ना कहीं कल्पना जो है अनुभूति पर आश्रित है, या फिर कल्पना के ऊपर अनुभूति आश्रित है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों में समानता होने पर भी पंत जी इससे एक्सेप्ट नहीं है, दोनों को अलग अलग मानते हैं। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो। मानव के सुख दुख की सह अनुभूति पर आश्रित आश्रित मधुर तिक्त चित्रों में जो कवित्व है वह उसके उसके किसके काव्य के ऊर्ध्व विकास की भव्य कल्पनाओं में नहीं है, कि वह काव्य में उसका भव्य विकास होगा, वह उसकी कल्पनाओं में नहीं है। फिर आगे वे कहते हैं यही काव्य के प्रयोजन। कई प्रश्न उठता है यहाँ पे काव्य का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि काव्य अनुभव से रिलेटेड है कि कल्पना से रिलेटेड है, यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई। फिर वो आगे कह रहे हैं कि काव्य का क्या प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कि आखिर काव्य लिखा किस लिए जाता है। क्योंकि हमने ये जो आलोचना स्टार्ट किया, आलोचना के स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया गया है कि किसी लेखक से या फिर किसी कवि से उसकी साहित्यिक मान्यताएं पूछना। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र वही अपनी सारी साहित्यिक मान्यताएं बता रहे हैं कि आखिर साहित्य को लेकर उनके मन में क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक एक पैराग्राफ में वो अपनी मान्यताओं को समेट रहे हैं। तो इनका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए। काव्य का प्रयोजन यानी कि काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मत है कि काव्य का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे विद्वानों का मत है कि काव्य का कोई यानी कि काव्य किसी उद्देश्य से लिखा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। काव्य तो केवल आत्म अभिव्यक्ति है कि अपनी अभिव्यक्ति को हम अपने आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए हम काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं, क्योंकि उद्देश्य कहीं ना कहीं किस लिए होता है ना, उद्देश्य। इस काव्य का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य किस लिए लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वो किस लिए शब्द में आ जाता है। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि काव्य लिखने का कोई उद्देश्य होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे वो बात यहाँ पे बताते हैं कि काव्य का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं काव्य का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। प्रयोजन की आकांक्षा तो व्यवसाय यानी कि व्यापार में बुद्धि में ही संभव है, और साहित्य की उच्चतर भूमिका में व्यवसाय बुद्धि के लिए स्थान कहाँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साहित्य के अंतर्गत व्यवसाय वाली बुद्धि यानी कि जो व्यवसायिक बुद्धि होती है उसका कोई स्थान नहीं है। अर्थात कि प्रयोजन यानी कि उद्देश्य व्यवसाय के क्षेत्र में होता है, काव्य के क्षेत्र में नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि अगर व्यवसाय बुद्धि ही काव्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य है, तो ये कुछ उचित नहीं बैठता है, उसकी भूमिका में ये बैठता ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं लेकिन यह भी एक बात कहने का खूबसूरत ढंग ही है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फिर से बात को चेंज किया। आपको याद है लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो हम डॉक्टर नकेत की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बात को एक बार अचानक से पलट दिया था कि ये बात भी कुछ उचित जान पड़ती है। वो पैराग्राफ मेरे को याद नहीं आ रहा, माफ़ करना। तो यहाँ पे भी कुछ इन्होंने उसी ढंग से किया है कि एक यह बात भी कहने का एक खूबसूरत ढंग है। यहाँ पे उन्होंने जो उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि एक चीज़ को देखने के हमेशा दो पहलू होते हैं ना, एक उसका सही और एक उसका गलत। एक आप अपनी तरफ से देखो, एक आप दूसरे की तरफ से देखो। कहीं ना कहीं ये यहीं पे बात हर बार रखते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है नज़रिया ये भी एक सही है, क्योंकि वो अपना नज़रिया भी देख रहे हैं और सामने वाले का भी नज़रिया देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हर बार आप नोटिस करोगे ना डॉक्टर नगीन की आलोचना में, तो वो अपने मत को भी सही साबित करते हैं और सामने वाले का जो मत है उसे भी कहीं ना कहीं अर्थ में सही साबित करने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका अर्थ केवल इतना ही है कि काव्य का कोई भौतिक या स्थूल प्रयोजन नहीं होता है, कि काव्य का कोई प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, कि काव्य का भौतिक यानी कि जो भूमिका पर है का और जो एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, स्थूल यानी कि जो स्थित है, ठीक है, वो यहाँ पे स्थित हो चुका है। तो ये यहाँ पे वही कहे कि काव्य का कोई भौतिक और स्थूल प्रयोजन नहीं होता। धन यश उपदेश प्रचार काव्य का ये सब लक्ष्य नहीं हो सकता, यह मैं भी जानता हूँ और पूरी निष्ठा के साथ सिद्धांत तथा व्यवहार में इसका पालन करता हूँ। ठीक है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि काव्य जो है वो धन यश उपदेश प्रचार के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, वो केवल आत्म अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए। और ये कोई व्यवसाय नहीं है कि हमने काव्य लिखा है हम इसे बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, ये कोई व्यवसाय नहीं है, या फिर हमारा नाम श्रेष्ठ हो जाएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। जब भी कोई काव्य रचना रची जाती है कहीं ना कहीं वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पे ये बात मानते हैं और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ यह सिद्धांत अपने व्यवहार में इसका पालन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि व्यवसायिक बुद्धि जो है व्यवसाय का ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत काव्य कभी नहीं आ सकता।
किंतु मैं यह भी मानता हूँ कि निष्प्रयोजन कर्म संसार में नहीं होता है। फिर वो यहाँ पे अपना एक दूसरा मत भी रखते हैं कि एक बात मैं ये भी मानता हूँ कि बिना किसी प्रयोजन के संसार में कोई कर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बात स्वीकार की है, क्योंकि कर्म जो होता है संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है, और फल कहीं ना कहीं उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य कहीं ना कहीं हैगा, उससे कनेक्ट हैगा। निष्प्रयोजन उसका वो कहीं ना कहीं फल हो जाता है। जिस किसी संदर्भ में प्रयोजन के अभाव की कल्पना की जाती है, जिस किसी संदर्भ में, यानी कि अगर हम कोई सा भी क्षेत्र कोई सा भी कार्य करते हैं, अगर उसमें प्रयोजन का अभाव रहता है, उसकी अगर ऐसी कल्पना की जाए कि इसका कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो फिर इसका करने का क्या मतलब है। ठीक है, सॉरी, ये लास्ट की लाइन मैंने ऐड की थी। जब किसी संदर्भ में प्रयोजन के अभाव की कल्पना की जाती है, वहाँ अभाव का अर्थ केवल प्रच्छन्नता ही, प्रच्छन्नता का अर्थ होता है अलग। ठीक है, केवल प्रच्छन्नता होता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर उसमें प्रयोजन का अभाव रहेगा तो वह अभाव का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। मतलब कि वो अपने लक्ष्य से उसका जो उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जो लक्ष्य है उससे प्राप्त नहीं कर पाएगा, उससे प्रच्छन्न हो जाते हैं, यानी कि उससे अलग हो जाएगा। जैसे जीवन में कोई व्यक्ति यदि अपने किसी सत्कर्म का चौक चौक यानी कि यहाँ पे चेक की बात है कि अपने सत्कर्म का चेक फौरन ही भुनाना चाहता हो। ठीक है, चेक मतलब कि बैंक में जाके चेक देना और जल्दी से पैसे ले लेना, यही बात है। तो हम उसकी विनिक वृत्ति की निंदा करते हैं। इसी प्रकार काव्य में भी विनिक वृत्ति के नित्य ही मानना चाहिए, किंतु इससे प्रयोजन का निषेध नहीं होता, क्योंकि वास्तव में निष्प्रयोजन कर्म निरर्थक कर्म का ही पर्याय बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी हम काव्य की रचना करते हैं, जब हम काव्य की रचना करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी उद्देश्य से संबंधित होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई सत्कर्म करता है, सत्कर्म करना यानी कि उसने कोई काव्य रचना रचनी। ठीक है, अब वो उसका चेक तुरंत भुनाना चाहता है, यानी कि उस चेक के रूप में अपने पैसे जल्दी से लेना चाहता है। ठीक है, तो ये उसकी वनिक वृत्ति, यानी कि केवल और केवल अपने बारे में सोचना। ठीक है, तो उसकी ये निंदा होती है। निंदा यानी कि उसका एक नकारात्मक ही पहलू हो जाएगा ना, कि कहीं ना कहीं किसी एंगल से गलत है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर साहित्यकार भी किसी काव्य की रचना करता है और उसे वो उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसी प्रकार काव्य में भी अगर वर्णिक वृत्ति को नित्य ही मानना चाहिए, कि वर्णिक वृत्ति जहाँ पे जो कवि है या फिर साहित्यकार है वो अपनी रचना रचता है और उसे जल्दी से चाहता है कि जल्दी जल्दी अपने उद्देश्य को प्राप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये वर्णिक वृत्ति यानी कि केवल अपने बारे में सोचना, एक छोटे से सर्कल में सीमित होकर रह जाना, तो ये क्या है, निंदनीय। ठीक है, निंदा जहाँ पे उसका एक नकारात्मक पहलू है वो मानना चाहिए, किंतु इससे प्रयोजन का निषेध नहीं होता। निषेध पढ़ा होगा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान निषेध है, अर्थात नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो नो में आ जाता है। तो प्रयोजन का निषेध नहीं होता, किंतु इससे प्रयोजन का निषेध नहीं होता। अब यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, किंतु इससे यानी कि अपने सत्कर्म का चेक तुरंत फिराना भुनाना, ठीक है, ये जो भी है, इससे प्रयोजन का निषेध यानी कि जो उद्देश्य है वो खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि वास्तव में निष्प्रयोजन कर्म निरर्थक कर्म का ही पर्याय माना जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हम निष्प्रयोजन यानी कि बिना किसी प्रयोजन के जो हम कार्य कर रहे हैं वो कर्म निरर्थक कर्म का ही पर्याय माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम गाइस, कहीं ना कहीं कर्म का ही फल होता है और कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने यही बात रखी है, चाहे मैं इसको जितने भी एंगल से जितने भी तरीके से घुमा फिरा के बोलो, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि संसार में जो भी काम होते हैं किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं, उसका कहीं ना कहीं कोई फल निकलता ही है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि निष्प्रयोजन का निरर्थक कर्म का ही पर्याय है, यानी कि जिसको बिना किसी उद्देश्य के काम किया गया है उसका कहीं ना कहीं फल निकलना ही है। अब सवाल यह है कि काव्य का प्रयोजन क्या है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा कि काव्य का प्रयोजन है क्या। काव्य का प्रयोजन है, तो इन्होंने उत्तर दिया है, मेरा उत्तर है आनंद। आनंद यानी कि शास्त्र में आनंद की प्रतिस्पर्धी अनेक प्रयोजनों की कल्पना की गई है। ठीक है, कि शास्त्र में अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो प्रतिस्पर्धी यानी कि प्रतिस्पर्धा में कि आनंद क्या है,
आनंद के साथ ही इन्होंने प्रतिस्पर्धा की हुई है कि आनंद इससे मिलता है, आनंद उससे मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने प्रतिस्पर्धा की हुई है, तो ऐसे इन्होंने अनेक प्रयोजनों की कल्पना की गई है कि इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोजन हैं कि आनंद किस प्रकार से मिलता है। इसमें समष्टि यानी कि पूरा समाज के धरातल पर और लोक कल्याण और व्यष्टि के धरातल पर चेतन का परिष्कार मुख्य है, ठीक है। व्यष्टि समष्टि आपने पढ़ा होगा, अज्ञे जी की कविता है यह दीपक केला, उसके अंदर व्यष्टि समष्टि की बात आती है। तो समष्टि का अर्थ होता है समाज से संबंधित यानी कि लोक कल्याण, और व्यष्टि का अर्थ होता है चेतन परिष्कार यानी कि जो केवल मनुष्य अपने बारे में सोचता है, ठीक है, वो अपने सिर्फ माई सेल्फ, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली, तो यहाँ पे ये दो व्यष्टि और समष्टि की यहाँ पे बात रखी गई है। आनंद जो है, आनंद कहीं ना कहीं समाज के कल्याण को करके आनंद की प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं एक आनंद होता है जो केवल केवल खुद के लिए प्राप्ति होती है कि मैंने अपने लिए ये सब कुछ किया, मेरे को कितनी खुशी हो रही है, मैंने समाज के लिए सब किया, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं जन कल्याण और स्वयं कल्याण दोनों में अंतर होता है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं आनंद को एक उद्देश्य की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें आनंद होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। मैं दोनों को यथावत स्वीकार करता हूँ, डॉक्टर नगेन कहते हैं कि मैं दोनों को यथावत यानी कि पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह भी आत्यंतिक प्रयोजन नहीं है, ठीक है। आत्यंतिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा अधिक वाला प्रयोजन नहीं है, इसका प्रयोजन भी तो आनंद ही है, कहीं ना कहीं जो व्यष्टि है और समष्टि है दोनों के जो प्रयोजन कहीं ना कहीं आनंद ही है। मनुष्य अपने सभी कर्म आत्मन्याय कमाए यानी कि केवल केवल आत्मन्याय कमाए मतलब होता है कि केवल और केवल खुद के लिए। इसके प्रतिपक्ष में प्रतिपक्ष यानी कि एक होता है प्रतिपक्ष और एक होता है विपरीत पक्ष, ठीक है। तो प्रतिपक्ष में विचारकों के दूसरे वर्ग ने प्रतिपक्ष को हो जाएगा मतलब कि अगेंस्ट का, एक होता है पक्ष, एक मिनट, प्रतिपक्ष और विपक्ष टू वर्ड्स हो गए ना। प्रतिपक्ष में विचारकों ने दूसरे वर्ग में लोक हिताय की प्रतिष्ठा की है, किंतु यह केवल दृष्टि का ही भेद है। आत्मवादी जहाँ प्रकृति को अपनी चेतना के भीतर खींचकर उसका उपयोग करता है, वहाँ लोकवादी आत्मा का प्रकृति में विस्तार करता है, पर ये दोनों ही अपने अपने ढंग से आनंद साधना ही करते हैं। वैसे भी आनंद का बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है, और जो कल्याणकर ना हो वह आनंद ही कैसा होगा। व्यष्टि के धरातल पर चेतना का परिष्कार भी एक प्रक्रिया है, परिणति नहीं है, परिणति उसकी भी आनंद ही है। अतः आनंद का निषेध में जीवन और काव्य दोनों में ही असंभव मानता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो वही आनंद की बात को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर नगेन है वो एक रसवादी कवि है और रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। तो डॉक्टर नगेन अपनी पूरी आलोचना में, अपने पूरे साहित्य में केवल केवल आनंद को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि एक होता है आत्मपक्ष और एक होता है लोक पक्ष, व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। तो दोनों में कहीं ना कहीं आनंद होता है। तो यह बताया कि मनुष्य अपने सभी कर्म आत्माएं कमाई के लिए करते हैं, यानी कि अपने आत्म की संतुष्टि के लिए, अपने आत्म को सुख करने के लिए करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जहाँ पे वो कर्म करता है, एक पक्ष ये है, और इसका दूसरा पक्ष है कि विचारकों ने दूसरे वर्ग में लोक हित है, यानी कि जहाँ पे लोग पूरे जन समाज की, पूरे जन कल्याण की प्रतिष्ठा, ठीक है, जहाँ पे पूरे जन कल्याण की, पूरे समाज का जहाँ पे सुख देखा जाए वो कार्य किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने दो आनंद को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, किंतु ये केवल दृष्टि का भेद है, दृष्टि का भेद है, ठीक है। एक केवल अपने लिए देख रहा है और दूसरा पूरे समाज के लिए देख रहा है, दृष्टि का भेद है। आत्मवादी मतलब क्या, व्यष्टि, व्यष्टि जहाँ प्रकृति को अपनी चेतना के भीतर खींचकर वो क्या कर रहा है, चेतना प्रकृति को अपनी चेतना के भीतर खींच रहा है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है आसपास पूरे समाज में, वो जो मेन चीजें वो केवल अपने लिए खींच कर, ठीक है, केवल केवल अपना कल्याण कराए। तो प्रकृति को जो भी उसको सुख साध्य की जो भी वस्तु है वो अपने लिए रख रहा है, ठीक है, उन सबको अपने पास खींच कर उसका भोग कर रहा है। और वहाँ लोकवादी यानी कि समष्टि आत्मा का प्रकृति में विस्तार करता है, आत्मा का यानी कि खुद को प्रकृति में वो विस्तार कर रहा है, यानी कि खुद को क्या कर रहा है, समाज के लिए समर्पित कर दे रहा है, प्रकृति के लिए जो भी आसपास में जो भी चीजें हैं खुद को समाज के लिए, प्रकृति के लिए समर्पित कर देता है, ठीक है, उसका विस्तार करता है। पर ये दोनों ही अपने अपने ढंग से आनंद साधना करते हैं, ठीक है, दोनों ही अपने अपने ढंग से आनंद की साधना कर रहे हैं। वैसे भी आनंद से बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है, ठीक है, और जो कल्याण करना हो वह आनंद ही कैसा होगा, ये भी लाइन ठीक है। व्यष्टि के धरातल पर चेतना का परिष्कार, परिष्कार मतलब होता है और अच्छा कर देना, ठीक है, चेतना का परिष्कार करना एक प्रक्रिया है, परिणति नहीं। परिणति चोपड़ा नाम पड़ा होगा यार, सुना भी होगा। तो परिणति का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक मेरे को इसका हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होएगा, परिणति
कहीं ना कहीं रणनीति से कुछ कनेक्ट हो जाता ही है। थोड़ा इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा दिक्कत। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि व्यष्टि के धरातल पे, यानी कि जहाँ पे आत्मा की अपने व्यक्तिगत चीज़ों की बात आती है, उसके धरातल पर चेतना का पेशकार करना, कि चेतना को और अच्छा बनाना एक प्रक्रिया है, वह परिणति नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए है, औरों के लिए ना हो, ऐसी बात नहीं है, परिणति नहीं है। परिणति उसकी भी आनंद ही है। तो उसकी परिणति कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम निकलेगा वो कहीं ना कहीं आनंद ही है। ठीक है। अतः आनंद का निषेध, निषेध यानी कि मना में, कि आनंद इसमें नहीं है, मैं जीवन और काव्य दोनों में ही असंभव मानता हूँ। कि किसी भी चीज में आनंद ना हो, मैं ऐसा नहीं मान सकता। चाहे वो जीवन हो या फिर काव्य हो, दोनों में ही आनंद होता है। और ये दोनों ऐसा हो कि आनंद का निषेध हो जाए, मैं इसे असंभव मानता हूँ।